ये स्टेम जो होती है, स्टेम क्या होती है? स्टेम होती है प्रॉब्लम और क्वेश्चन इन एमसीक्यू। एमसीक्यू की जो लाइन दी होती है ना, जिसके आगे वो लिखे होते हैं चार ऑप्शन, तो वो जो आपसे स्टेटमेंट जो पूछी जाती है, वो उसको स्टेम कहते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? टेस्ट यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन, जो मुस्तकबिल की प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेस्ट, उसको एप्टीट्यूड का, यानी फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में इस बंदे की परफॉर्मेंस कैसी होगी किसी खास फील्ड में, जिसका एप्टीट्यूड, जिस किस्म का एप्टीट्यूड टेस्ट करना है उसके हवाले से। स्पीड टेस्ट क्या है? टेस्ट विद इजी आइटम्स एंड टाइम लिमिट्स, जिस टेस्ट में टाइम लिमिट दी हुई हो कि ये इतने टाइम में आपने करना है, जैसे टाइम दिया होता है कि ये 100 नंबर का 120 मिनट में आपने करना है, या 100 नंबर का 90 मिनट में आपने करना है। तो विद इजी आइटम, और उसमें आइटम इजी होते हैं, मतलब जल्दी जल्दी लगाते जाओ। ये यानी एक फ़र्ज़ कर लें 5 सेकंड है एक क्वेश्चन के लिए, और सारे वो आइटम बड़े आसान हैं, तो इसको स्पीड टेस्ट कहेंगे, जो फ़ौरन से जल्दी जल्दी भगाते जाएं। जी, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि सारे लोगों ने फाइल खोली हुई है और आप लोगों को फाइल शेयर हुई है, उससे पढ़ रहे हैं। आपको लिंक किसने सेंड किया है? तो देखें ग्रुप के साथ फाइल, वो लिंक के साथ फाइल भी होगी। पहले भी पहले भी ये आई हुई है। जी, टर्मन ने आईक्यू वाला फार्मूला ये है कि मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज क्रॉस 100। अब अगर तो आपने इसको यानी फार्मूला समझना चाहती हैं, या जैसे जस्ट ये पूछना चाहती हैं कि ये लिखा हुआ क्या है? अच्छा, चलें, फार्मूले का ये है। एक बंदा जो है, मेंटल एज का ये होता है कंसेप्ट कि एक बंदा जो है वो किस ग्रेड के, किस उम्र के बच्चों वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। एक बच्चा जो है वो किस उम्र के बच्चों वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। और क्रोनोलॉजिकल एज होती है बच्चे की जिस्मानी उम्र। अब एक बच्चा जो है वो सवाल हल कर रहा है 12 साल के बच्चे वाले, लेकिन उसकी जिस्मानी उम्र है 8 साल। तो 12 को 8 से तकसीम करें तो क्या क्या आएगा? या चलें इसमें मजीद आसान कर देता हूँ, 6 साल का बच्चा 12 साल वाले बच्चे वाले क्वेश्चन हल कर रहा है, तो उसका हम क्या करेंगे? उसके ऊपर एम में क्या, मेंटल एज क्या है उसकी? 12, और क्रोनोलॉजिकल एज उसकी है 6। तो दो जवाब आएगा। दो को 100 के साथ ज़रब दें, 200, तो उसका आईक्यू हम कहेंगे कि 200 है, लेकिन आईक्यू 200 नहीं होता, ये गैर फितरी बात है। इसलिए आपको वो करना पड़ेगा 10-12 या 8-12 वाला। आप फर्ज कर लें 10 और 12 करते हैं, 12 मेंटल एज है और नीचे 10 जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज है, तो वो क्या होगा भला? उसको करें 12/10, 120 आ जाएगा। 120 आ जाएगा, तो इट मीन्स उस बच्चे का आईक्यू लेवल 120 है। 140 आईक्यू वाले जो हैं वो फतीन लोग होते हैं, जो ज़हीन से भी आगे फतीन लोग होते हैं। जो एवरेज बच्चे हैं उनका 90 से लेकर 110 तक, एवरेज बच्चों का 90 से 110 के दरमियान होता है। ये ना, वो मैं देख के बताऊंगा आपको, मुझे नाम भूल गया है। वो नहीं नहीं, 120 वाले तो इंटेलिजेंट होते हैं। एक बंदे ने ना इसकी की हुई है, कितने लोग इस दुनिया में ज़हीन हैं और कितने लोग फ़तीन हैं, कितने लोग एवरेज हैं और कितने लोग वो हैं
बिल्कुल वो फातिरुल अक्ल जिसको बोलते हैं, जिनको बिल्कुल पागल समझ लें, पागल वाले, वो कितने लोग हैं इस दुनिया में। तो वो दोनों तरफ जो फ़तीन है वो भी कोई उसने 2.5% बताए हुए हैं, और जो बिल्कुल फातिरुल अक्ल है वो भी 2.5%, और इस तरह की उसने एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसका नाम। उस बंदे का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो साइकोलॉजी में मैंने पढ़ाया भी था, अभी मुझे भूल रहा है। तो वो मैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अगर आप लिखेंगे ना गूगल पे तो आपको सामने आ जाएगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो वो ये इसको हम देखेंगे उसमें, साइकोलॉजी में। अच्छा। अ, अच्छा, आप ऐसा करें, सफदर साहब को मैसेज करें कि हमें असेसमेंट वाली फाइल सेंड करें। अच्छा, तो आप थोड़ा सा पीछे जाएं ग्रुप में तो वो पड़ी होगी फाइल। ग्रुप में अच्छा। अ, तो चले आप ना वो सफदर साहब से कहें, अब मेरे पास तो ना आपका नंबर है ना आपके ग्रुप का मेरे पास है कोई, ना मेरे पास आपका ग्रुप है, मैं तो सेंड नहीं कर सकता। तो आप सफदर साहब से कहें ना कि वो सेंड करें। वो वो ना देखें देखें वो, हाँ कोई और बंदा सेंड कर दे अगर ये लेट आए तो। हाँ ठीक है। तो ये इस तरह है कि ये बार बार लोग आ रहे हैं और इधर स्क्रीन शेयर भी करते हैं, तो जब किसी को ऐड करने लगते हैं तो स्क्रीन चली जाती है, फिर वो यही चक्कर पड़ा रहता है कि जी स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन चली गई। तो इससे बेहतर ये है कि लोगों को स्क्रीन की तरफ वो तवज्जो ही ना दिलाई जाए, वो लोग अपनी फाइल खोल के उससे पढ़ें। और स्क्रीन से देखना वैसे भी मुश्किल होता है, अगर अपनी फाइल खोली हो तो वो आसान होता है। जी आगे चलते हैं। अ, ये अब आपको समझ आ गया ये आईक्यू वाला फार्मूला। चलें हाँ, स्टेम क्या होती है, प्रॉब्लम और क्वेश्चन एंड एमसीक्यू। स्टेम वही आपको बताया कि जो स्टेटमेंट होती है जिसके आगे चार ऑप्शंस होते हैं, तो वो स्टेटमेंट को हम स्टेम कहते हैं, या क्वेश्चन जो होता है वो उसको आप स्टेम कहते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जो फ्यूचर परफॉर्मेंस को चेक करता है। स्पीड टेस्ट जिसमें टेस्ट आइटम इजी होते हैं और टाइम लिमिट होती है थोड़ी सी स्पीड में, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आपने थोड़े से क्वेश्चन वो थोड़े से टाइम में उसको सॉल्व करना होता है। उसके बाद पावर टेस्ट है, टेस्ट विद इनफ डिफिकल्टी, इनफ टाइम टू कंप्लीट, यानी काफ़ी टाइम भी होता है लेकिन उस बहुत मुश्किल टेस्ट होता है, जैसे कि ये एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। ये अगर आपने किसी ने गैट के पेपर दिए हैं तो उसमें एक पोर्शन एनालिटिकल का आता है, तो उसमें वो डायग्राम बना के और बड़ी मुश्किल से चीज़ों को मिला मिलो के वो अ, उसका सलूशन निकालना होता है। तो उसमें वो चूंकि डिफिकल्ट होता है और उसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अच्छा, उसके बाद है अचीवमेंट टेस्ट, यूज टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। अचीवमेंट टेस्ट ये होता है कि आपने बच्चों को कोई कोर्स पढ़ा दिया है, अब बच्चों ने वो कोर्स उसमें कितनी उन्होंने उनको स्किल मिली है, कितने वो उसमें एफिशिएंट हुए हैं, कितना आपको आपका जो मकसद था बच्चों को पढ़ाने का, जो स्किल सिखाने का, वो बच्चों ने वो स्किल सीखी है या नहीं, उसको देखने के लिए आप कि आपको स्टूडेंट एसएलओ मिले हैं या नहीं मिले, आउटकम्स जो हैं वो मिले हैं या नहीं मिले, वो उसके लिए आप लेते हैं अचीवमेंट टेस्ट। ये एंड पे होता है जब। जी जी जी।
अच्छा चलें फिर ना सर को मैसेज कर दें कि वो सेंड कर दें। जिस बंदे के पास ये फाइल नहीं है वो मिर्ज़ा साहब को मैसेज करे कि वो फाइल भेज दें। आप खुद ही मैसेज कर दें मिर्ज़ा साहब को। इन लोगों को तो आपके ग्रुप का भी नहीं पता ठीक से। अच्छा चलें। तो आप कह देना उनसे सर से, सर को मैसेज करें। आप खुद ही सर को मैसेज करें कि वो भेज दें। जी। अच्छा मैं ना ये कर देता हूँ शेयर स्क्रीन। अब ये कितनी देर चलती है ये अब आपकी किस्मत पे है। कर दी है। हाँ ये भी ठीक है, अगर आप अपना नंबर शेयर करें इधर मैसेज कर दें तो कोई आपको सेंड कर देगा। अच्छा, उसके बाद है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज टू मैयर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को मैयर करने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज की जाती हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट यूज टू चेक कॉग्निशन लेवल ऑफ स्टूडेंट। बच्चे कितने ज़हीन हैं, उनका आईक्यू कितना है, कॉग्निशन कितनी है। ये इंटेलिजेंस टेस्ट उसके लिए उसको चेक करने के लिए बनाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यही होती है, मतलब किसी की पर्सनैलिटी में आप कहते हैं कि ये बंदा बड़ा जो है वो मुतकब्बिर है। अब एक बंदे के बारे में आपका कंसेप्ट है कि आप बड़ा मुतकब्बिर है। आप एक कोई ऐसी यानी प्रोजेक्ट मिलता है आपको कि आप उसके अंदर उसके वो क्यों मुतकब्बिर है, कितना मुतकब्बिर है, वो कितना एरोगेंट है, उस पे उसकी पर्सनैलिटी में कितना एरोगेंस है, इस प्रोजेक्ट पे काम करें। तो आप उसके लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करते हैं जिससे पता चलता है, यानी वो अपने घर वालों के साथ कितना एरोगेंट है, बाहर के साथ उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑब्जर्वेशन के ज़रिए आप चेक करते हैं, यानी डिफरेंट टेक्निक्स आप इस्तेमाल करके उसकी एरोगेंस को सामने लाते हैं कि उसकी ये वजह है, कोई वो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई खामी है, उसके बचपन में कोई जो है वो ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी, या इस तरह की चीज़ें। ये टेक्निक्स इस्तेमाल करके यानी आप एक प्रोजेक्ट के तौर पर उस पे काम करते हैं और उसकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। ये भी एक एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद ब्लूम्स टेक्सोनोमी पे आते हैं। ग्रीक वर्ड टैक्सिस मीनिंग अरेंजमेंट एंड नोमोस मीनिंग साइंस, साइंस ऑफ अरेंजमेंट्स। टेक्सोनोमी का मतलब है साइंस ऑफ अरेंजमेंट्स। इट मीन्स सेट ऑफ प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन, डोमेन या कैटेगरी। यानी ये इसके मीनिंग्स आप कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन भी इसको कह सकते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं टेक्सोनोमी को। In 1956, Benjamin Bloom with collaborators Max Engelhardt, Edward First, Walter Hill, and David Krathwohl published a framework for categorizing educational goals, taxonomy of educational objectives। ये ब्लूम के साथ इन लोगों ने मिलके ये बनाई, familiarly known as Bloom's taxonomy। इसको ब्लूम्स टेक्सोनोमी भी कहा जाता है। This framework has been applied by teachers and college instructors in their teaching। इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल किया गया। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम वाज ए ज्यूइश अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ये ज्यूइश अमेरिकन था। ब्लूम आइडेंटिफाइड थ्री डोमेन्स और कैटेगरीज फॉर एजुकेशनल एक्टिविटीज। थ्री एच आप कह लें। कॉग्निटिव नॉलेज, अफेक्टिव एटीट्यूड और इमोशंस,
साइकोमोटर स्किल और फिजिकल स्किल। यानी कॉग्निटिव नॉलेज का मतलब मेंटल स्किल्स थी, अफेक्टिव इमोशन से रिलेटेड था, और साइकोमोटर फिजिकल स्किल के साथ। ये साइकोमोटर में फिजिकल और मेंटल दोनों भी आ जाते हैं। अच्छा जी, ओरिजिनल टेक्सोनॉमी 1956 में ये जो उन्होंने टेक्सोनॉमी पेश की थी उसमें ये 6 मेजर कैटेगरीज उन्होंने रखी: नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। नॉलेज क्या है? Knowledge involves the recall of specifics and universal methods and processes, pattern, structure, or setting. Examples: know, relate, list, define, recall, memorize, repeat, name, recognize, acquire. ये वाले जो वर्ब है ना, ये नॉलेज को जाहिर करते हैं। इसका मतलब है कि रिकॉल करना। नॉलेज का मतलब ये है कि रिकॉल करना, याद करना। आप इसमें वो ये भी कर सकते हैं कि पढ़ना, आप इसको रीड करना भी कह सकते हैं, रिलेट करना भी कह सकते हैं, लिस्ट बना लेना कह सकते हैं, इसको रिपीट कर लेना भी कह सकते हैं, मेमोराइज कर लेना भी कह सकते हैं। ये जो आगे वर्ब्स दिए गए एक्शन वर्ब्स, ये नॉलेज से रिलेटेड है। उसके बाद नॉलेज में देखें, नॉलेज में ये बिल्कुल इब्तदाई लेवल है नॉलेज। इसमें चीज़ों को समझा नहीं गया। फ़र्ज़ कर लें बच्चे ने नज़म तो याद कर ली, मेरे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये बच्चे ने दुआ तो याद कर ली है, लेकिन अभी उसको इसके मीनिंग का नहीं पता, उसने समझा नहीं है कि शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी इसका क्या मतलब है। उसको ये भी नहीं पता कि लब पे आती है दुआ का क्या मतलब है। ये बच्चे को अभी पता नहीं, वो नॉलेज वाली स्टेज पे, लेकिन उसने ज़बानी याद उसको कर लिया, बच्चे को ज़बानी याद हो गई। ये नॉलेज वाला लेवल है। उसके बाद आता है कंप्रीहेंशन वाला लेवल। refers to a type of understanding, the ability to grasp or construct meaning from material। यहाँ पे बच्चा जो है वो चीज़ों को समझ रहा है, वो मटेरियल जो है उसके मीनिंग को वो समझ रहा है। इसकी एग्जांपल में रीस्टेट, लोकेट, रिपोर्ट, एक्सप्लेन, चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। यानी जैसे ये तशरीह करना, ये इस लेवल पे आ जाता है। इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना, डिस्कस करना, डिस्क्राइब करना, रिव्यू करना, इन्फर करना, इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, ड्रॉ, रिप्रेजेंट, डिफरेंशिएट, कंक्लूड, ये सारे कंप्रीहेंशन के एक्शन वर्ब्स हैं। अच्छा, एप्लीकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन जो है ये कंसेप्ट का इस्तेमाल है, यानी एक कंसेप्ट को दूसरी जगह इस्तेमाल करना। ये in particular and concrete situations, the ability to use learned material or to implement material in new and concrete situations। यानी एक मटेरियल है वो एक सिचुएशन में काम आया, फिर उसी कंसेप्ट भी बेस पर दूसरे मटेरियल को दूसरी जगह इस्तेमाल किया, उसी जैसे सेम मटेरियल को, तो ये इसको एप्लीकेशन कहते हैं। इसमें जो रिलेटेड वर्ब्स हैं वो अप्लाई, रिलेट, डेवलप, ट्रांसलेट, यूज़, ऑपरेट, ऑर्गेनाइज, एम्प्लॉय। अब ये ट्रांसलेट जो है इसको कुछ लोग तो कहते हैं कि आना चाहिए कंप्रीहेंशन में, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल कहते हैं कि ये ट्रांसलेट जो है ये एप्लीकेशन आता है, क्योंकि इसमें अप्लाई किया जाता है अपनी अपने वो अंडरस्टैंडिंग को। रीस्ट्रक्चर, प्रैक्टिस, शो, एग्जिबिट, ड्रामेटाइज, ये वाले वर्ब्स जो हैं ये इसके लिए हैं, एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद एनालिसिस है। एनालिसिस का मतलब होता है तोड़ना, चीज़ों को तोड़ के ब्रेक इनटू पार्ट्स और एक एक चीज़ को देखना। तो एनालिसिस रिप्रेजेंट्स द ब्रेक डाउन ऑफ ए कम्युनिकेशन इनटू इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स और पार्ट्स। आप उसके एलिमेंट्स को देखते हैं, पहले एक चीज़ को उसके पार्ट्स को अलहदा करते हैं, फिर हर पार्ट को एनालाइज करते हैं, इसको एनालिसिस कहते हैं। जैसे एनालाइज, इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट, डिटेक्ट। और सिंथेसिस जो है ये है चीज़ों को इकट्ठे करना। आपने ब्रेक डाउन किया इससे एनालिसिस में, लेकिन सिंथेसिस में आप सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करके एक होल बनाते हैं, यानी एक मुकम्मल चीज़ बनाते हैं। आप यूँ समझ लें कोई चीज़ इन्वेंट कर लेते हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं। एलिमेंट्स सो इन्वॉल्व्स द पुटिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स।
लोग एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं पार्ट्स और हिस्सों को सो एज टू फॉर्म ए होल, एक मुकम्मल चीज़ बनाने के लिए। इसमें एग्जांपल करें कंपोज, ये जैसे कोई सिम्फनी कंपोज कर दी, कोई धुन बना ली। प्रोड्यूस कर लेना, असेंबल कर लेना, कंबाइन कर लेना, डेवलप कर लेना, कंस्ट्रक्ट कर लेना, अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना। राइट, कोई पोएम लिखता है, कोई नॉवल लिखता है, बहुत सारी चीज़ों को मिला के यानी प्रोड्यूस करता है कोई चीज़। इवेल्युएशन, प्रोड्यूस जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल। इवेल्युएशन का मतलब है कि जजमेंट करनी है कि कैसा मटेरियल है। इसके लिए जो मटेरियल मेथड फॉर गिवन पर्पसेस, क्या जिस मकसद के लिए ये बनाया गया है, क्या ये नावल जो है वो कैथारसिस के लिए लिखा गया है, तो क्या ये कैथारसिस पैदा करता है। ये नावल जो है ये ट्रेजेडी है, तो क्या ये ट्रेजिक एलिमेंट्स पैदा करता है। ये इवेल्युएशन है, और अगर करता है तो कितने अच्छे से करता है। हाउ गुड, ये आप इसमें भी ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इवेल्युएशन जो वो हाउ गुड होता है। एग्जाम्पल्स आर जज, असेस, इवेल्युएट, कंक्लूड, मेजर, डिड्यूस, वैलिडेट। अच्छा, 2001 में ये टेक्सोनोमी को रिवाइज किया गया। इसमें बाकी चीज़ें तो एक जैसी रहीं, नाम थोड़े थोड़े बदले उन्होंने, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी तब्दीली हुई वो ये हुई कि हायर ऑर्डर स्किल्स, हाँ सॉरी मैं ये आपको बताना भूल गया कि इसमें पहली तीन जो स्किल्स हैं इनको कहा जाता है लोअर ऑर्डर स्किल्स, और जो अगली तीन स्किल्स हैं उनको कहा जाता है हायर ऑर्डर स्किल्स। यानी नॉलेज, कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन, ये तीनों लोअर ऑर्डर स्किल्स हैं, और एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन ये हायर ऑर्डर स्किल्स हैं। तो 2001 में इसको रिवाइज किया गया, और जो इवैल्यूएशन है उसके बाद रखा गया सिंथेसिस को, यानी सिंथेसिस को क्रिएट का नाम दिया गया, क्रिएशन यानी चीज़ों को मिला के। यानी उन्होंने कहा कि इवैल्यूएशन से भी आगे जो हायर ऑर्डर स्किल है वो है चीज़ों को जोड़ के बनाना। इवैल्यूएशन उससे ज़्यादा, यानी इवैल्यूएशन वाली पावर जो है, इवैल्यूएशन की एबिलिटी जो है ये पहले आ जाती है, सिंथेसिस की एबिलिटी उससे भी कॉम्प्लेक्स है, ये उन्होंने कहा। अब ये देखें, a group of cognitive psychologists, curriculum theorists, and institutional researchers and testing and assessment specialists published in 2001 a revision of Bloom's taxonomy with the title A Taxonomy for Teaching, Learning and Assessment। इस नाम से उन्होंने रिवाइज किया इसको 2001 में। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन वाज ब्लूम्स टेक्सोनोमी रिवाइज्ड, तो आप बताएंगे 2001 में। तो ये इसको रिवाइज किया गया। अब इसमें देखें नीचे, रिमेंबर, सबसे पहले जो आपने नॉलेज पढ़ा था उसको रिमेंबर आप कह सकते हैं। रिमेंबर, जो आपने ने अंडरस्टैंडिंग पढ़ा था उसको आप अंडरस्टैंड कह सकते हैं। जो आपने एप्लीकेशन पढ़ा था उसको आप अप्लाई कहेंगे। जो आपने एनालिसिस पढ़ा था उसको आप एनालाइज कहेंगे। जो आपने इवेल्युएशन पढ़ा था उसको आप इवेल्युएट कहेंगे, और जो आपने सिंथेसिस पढ़ा है, चीज़ों को जोड़ना, वो एंड पे आ गया है, उसको आप क्रिएट कहेंगे। बाकी इनकी डेफिनेशंस वही हैं जो पहले हम ये पढ़ के आए, अभी पढ़ी हमने। अब इसमें जो एक्शन वर्ब्स उन्होंने दिए रिमेंबर में, वो रिकॉग्नाइजिंग और रिकॉलिंग है, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेट, एग्जाम्प्लीफाइंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इन्फरिंग। अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने समराइजिंग भी दे दिया, कंपेयरिंग, एक्सप्लेनिंग। अप्लाई में एग्जीक्यूटिंग, इम्प्लीमेंटिंग। एनालाइज में डिफ्रेंशिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग। इवेल्युएट में चेकिंग, क्रिटिकिंग, यानी चेक करते हैं और उस पर क्रिएट भी, वो क्रिटिक भी करते हैं। मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि आपने एक कंटेंट को इवेल्युएट किया, अब वो कंटेंट अच्छा नहीं है तो फिर आप उसको रिवाइज भी करेंगे। मतलब वो अच्छा नहीं है तो उसको रिवाइज करेंगे। उधर तो सबसे हायर ऑर्डर अगर इवेल्युएशन है तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। यहाँ पे इवेल्युएशन की, पता चला कंटेंट जो है अप टू मार्क नहीं है, तो आपने कंटेंट के अंदर चेंजिंग की, उसको मजीद क्रिएट किया, जनरेट किया उसके अंदर, तो फिर एंड पे क्रिएट आएगा, ये उन्होंने कहा था। काफी है आज के लिए इतना। चलें फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, असेसमेंट को। तो कोई क्वेश्चन? जी, पैरेलल फार्म्स, वो मैं आपको बताता हूँ पैरेलल फार्म्स क्या होती हैं। पैरेलल फार्म्स ये है कि आपने एक तरह के दो, एक कंटेंट पे दो टेस्ट बनाने हैं। फर्ज कर लें आपने
रखना है, 2 बंदे रखने हैं, इंग्लिश टीचर आपने रखने हैं अपने स्कूल के लिए। उस उनके लिए आपने 2 टेस्ट बनाए हैं। एक दिन एक बंदे का टेस्ट लिया लेना है आपने, दूसरे दिन दूसरे का टेस्ट लेना है। अब अगर पहले दिन वाला टेस्ट आप उसको देंगी तो वो तो दूसरे दिन हो सकता है वो पहले बंदे ने उसे बता दिया हो, तो उसके लिए सेम सेम कंटेंट्स वाला दूसरा टेस्ट आपने बनाना है, पैरेलल फॉर्म, जिसमें एक तरह के ही कंटेंट्स होंगे। यानी आपने 50% उसमें फर्ज कर ले लिया है सब्जेक्ट, 30% पेडागोजी ली है, 20% इंग्लिश ली है। उस टेस्ट में भी ऐसे ही है, उस टेस्ट में भी ऐसे ही है। उस टेस्ट में भी आपने शेक्सपियर को पूछा, उस टेस्ट में भी आपने शेक्सपियर को पूछा, उस टेस्ट में भी आपने जॉन डन को पूछा, उस टेस्ट में भी आपने जॉन डन को पूछा। एक उस टेस्ट में भी आपने वो लिंग्विस्टिक्स के 5 क्वेश्चन डाले, उस टेस्ट में भी आपने लिंग्विस्टिक्स के 5 क्वेश्चन डाले। अब इस टेस्ट में भी आपने सिनोनिम पूछे, उसमें भी आपने सिनोनिम पूछे इंग्लिश के। इस टेस्ट में आपने पैसिव वॉइस पूछे, उस टेस्ट में भी पैसिव वॉइस पूछे। सेम जितने इधर पूछे थे उतने उधर भी पूछे। और पेडागोजी में इधर आपने साइकोलॉजी से 3 क्वेश्चन लिए, असेसमेंट से 3 लिए, 4 आपने ले लिए मैनेजमेंट से। इस तरह उस टेस्ट में भी आपने उसी तरह ले लिए, लेकिन वो क्वेश्चन सेम नहीं थे, टॉपिक सेम थे, क्वेश्चन सेम नहीं थे। इस तरह आपने 2 टेस्ट बनाए। अब वो जो दोनों टेस्ट हैं वो आप ऐसे भी करें, एक बंदे से पहले एक टेस्ट लें, फिर दूसरे बंदे से दूसरा टेस्ट लें, फिर वो जो दूसरा है वो पहले बंदे से लें और पहला दूसरे से लें। वो दोनों टेस्ट हैं उनकी फिर आगे वो आप मिला कोरिलेशन कर लें कि दोनों के जो है वो पहले ए टेस्ट से कितने आते हैं और बी टेस्ट से कितने मार्क्स आते हैं। अगर वो सेम है, करीब करीब है, तो इट मीन्स कि उनकी पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है। अगर वो करीब करीब नहीं है तो इट मीन्स पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी नहीं है। समझ आई आपको? स्प्लिट ऑफ का मतलब ये है कि ये पैरेलल फॉर्म और स्प्लिट ऑफ असल में है एक ही चीज, लेकिन स्प्लिट ऑफ उससे ज्यादा सिंपल है। मतलब उसमें आपने 2 टेस्ट बनाने थे, इसमें आपने एक टेस्ट जो है उसी को हाफ ऑफ कर दिया। एक टेस्ट आपने बनाया है, उसी को फर्ज कर लें 100 मार्क्स का बना, तो उसी में 50-50 मार्क्स करके हर बंदे से वो करवा लिया। दोनों 50, दोनों टेस्ट जो हैं वो आपने करवा लिए। एक टेस्ट को आपने हाफ में स्प्लिट कर दिया। वो मैंने आपको बताया, आप रैंडम भी ले सकते हैं, ये क्वेश्चन इधर वाले टेस्ट में डाल दो, ये इधर वाले, या ऐसे भी हो सकता है कि 50 ऑड वाले 50 अलग कर दो, इवन वाले 50 अलग कर दो। ये इस तरह करके वो आपने सबसे टेस्ट। जी, और कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, इसकी स्टार्ट में थोड़ी सी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, बाकी मैंने रिकॉर्डिंग की है इसकी, वो मैं आपको भेज देता हूँ। अल्लाह हाफिज। ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, पहले ये मुझे अपलोड करनी पड़ेगी यूट्यूब पे, क्योंकि व्हाट्सएप पे नहीं जाते इतनी हाईवी फाइल, तो वो लिंक भेज दूंगा मैं। एजुकेशन विद तरहाना, TARHANA, TARHANA, तरहाना। वालेकुम अस्सलाम। ये लास्ट वाली रिकॉर्डिंग नहीं शेयर हुई, जो पहले वाली तो रिकॉर्डिंग वॉइस नहीं हुई थी, उसमें आवाज़ नहीं आती थी, वो मैंने शेयर ही नहीं की थी। जो दूसरा लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग शेयर की थी हमने। अब वो आप उनसे कहें, सफदर साहब से, उनको मैंने सेंड की थी। जी ठीक। अल्लाह।